नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुनाव की खबर तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, वो भी आपको बता दें। कुलगाम में 3 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। कल शाम से मुठभेड़ जारी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कल शाम से मुठभेड़ जारी है। इलाके में सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। 3 आतंकी मार गिराए गए। साथ ही 2 आतंकी अभी भी छिपे हैं, ऐसी आशंका है। और आपको बता दें कि कल शाम से ही मुठभेड़ जारी है कुलगाम में। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 3 को ढेर किया गया और 2 की तलाश लगातार जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है 2 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। कल शाम से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है और 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। एक्सेलेंसीज, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 में सबने माना कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस देने पर जोर दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों में सुस्त पड़ गए थे, उनमें तेजी लाने के लिए
एक एक्शन प्लान भी बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रमों को बल मिलेगा। G20 ने इस बार क्लाइमेट फाइनेंस पर अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आसान शर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वैश्विक डीपीआई रिपोजिटरी बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अंतर्गत भारत अपनी क्षमताएं पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला हुआ है। सीआरपीएफ की टीम पर नक्सलियों ने हमला किया है। यह बड़ी जानकारी। वोटिंग की सुरक्षा के लिए तैनात थी सीआरपीएफ की टीम। नक्सलियों ने मतदान का बहिष्कार किया था। यह बड़ी जानकारी धमतरी से आपको दे रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला हुआ है। सीआरपीएफ की टीम पर यह हमला किया गया है नक्सलियों की तरफ से। वोटिंग की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था सीआरपीएफ की टीम को, और जो अभी जानकारी मिल रही है, सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया है। यानी कि आप देखें तो इस मतदान में मतदान केंद्रों तक लोगों को लाना, ये तो हमेशा से चुनौती रही है। अब इसमें अगर नक्सली हमला हुआ है तो यह भी एक अलग चुनौती है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किए गए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो एक कमेंट आपसे चाहेंगे। अभी बड़ी खबर ये आई कि धमतरी में नक्सली हमला हुआ है, सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया है। अपडेट जैसे आएगा वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाना और नक्सलियों से भी निपटना। चुनौती ये अभी की नहीं है, चुनौती ये बहुत पहले से ही रही है कि छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाना। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो बार बार हमला करके इसी तरीके से डिरेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपील ये करना चाहूंगा वोटरों से कि भारत के सुरक्षा बलों के अंदर विश्वास रखिए। उनके अंदर ये ताकत है कि आपको सुरक्षा प्रदान कर सके।
और आप निर्भय होकर के जाकर के वोट करें। अगर ऐसी कहीं कोई आपत्तिजनक स्थिति होती है तो इलेक्शन कमीशन उस वोटिंग डेट को, आज के वोटिंग डेट को फिर कभी शिफ्ट करके भी, लेकिन फेयर जो है मतदान करवाने के लिए, मतदान करवाने में सक्षम है। तो किसी को भी भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आप लोग निर्भय होकर के मतदान के इस उत्सव में पार्टिसिपेट करें। ये मैसेज भी कितना बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ में पहले चरण में देखें 20 सीटों पर मतदान था, जो मुख्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर मतदान था। वहां पर वोटिंग परसेंटेज अगर 70% से ज्यादा, अगर 75% के करीब जाता है तो ये चुनाव आयोग की भी एक बड़ी जीत है और सुरक्षा बलों की भी एक बड़ी जीत है कि शांतिपूर्वक उन इलाकों में मतदान होता है। देखिए, आदिवासी नक्सल इलाका जो आपने बोला वो ज्यादातर आदिवासी इलाका है। विपक्ष के लोग बार बार कि आदिवासियों का हक कब मिलेगा, ये बड़े संतोष की बात है कि आदिवासियों के अंदर इतनी जागरूकता आई है कि 70-75%, 80% तक की वोटिंग हो रही है। यानी हर आदिवासी के घर से कोई न कोई वहां पे निकला है। और ये नक्सल जो लोग हैं, ये ऐसे ही इलाकों पे इनका कब्जा रहता था और वो भी बंदूक के दम पे होता था। कोई लोकतांत्रिक या हृदय परिवर्तन करने का काम लोग वहां पे नहीं करते थे, बंदूक के दम पे अत्याचार के करते थे। वहां के लोगों ने, आदिवासियों ने ये बता दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के वो साथ हैं और किसी भी बंदूक, किसी भी नक्सली से वो डरने वाले नहीं है। इसी के कारण 70-75% की वोटिंग आज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एके मिश्रा जी, आपके पास मैं फिर से आता हूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा जी जुड़ गए हैं। जयकरण वर्मा जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जयकरण जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे। देखिए, धमतरी में एक खबर ये आई है कि नक्सलियों ने हमला किया है सीआरपीएफ की टीम पर, तो एक कमेंट पहले इस पे आपकी चाहेंगे। जयकरण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जयकरण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो जयकरण जी से हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन एके मिश्रा जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा। अब एक और जानकारी अभी अभी ये आई है कि मध्य प्रदेश में अगर देखें तो वोटिंग का प्रतिशत 2 घंटे का 7 बजे से 9 बजे तक का रहा है लगभग 11-11.5%, और वहीं 1 घंटे का वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में लगभग 5-5.5% रहा है। इसे किस तरीके से देखते हैं? मान्य मानूंगा, अगर इसी हिसाब से वोटिंग देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास फाइनल ये वोटिंग जाएगी, क्योंकि ऐसे इलाकों में लोग ज्यादातर सुबह अपना काम करके लगभग 11-12 बजे तक फ्री होते हैं। तो सेकेंड हाफ में आप ये देखेंगे जब लोग फ्री होते हैं तो वोटिंग का प्रतिशत जो है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ता है, मतदान केंद्रों पे भीड़ ज्यादा बढ़ती है। तो ये कोई एक निराशाजनक नहीं बोला जाएगा, ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर के लिए वार्म अप दौर आप जिसको बोल सकते हो। ये 10-12% लोग जाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे कि हाँ हम दे के आए, व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। तो उस वक्त लोगों का फर्स्ट फेज का दिन का काम खत्म हो जाता है और लोग बहुत बड़ी मात्रा में उमड़ेंगे। वोटरों की बहुत बड़ी संख्या आप देखिएगा, 12 बजे के बाद बहुत बड़ी लाइन लगेगी वहां। बिल्कुल, तो ये मतलब हम माने कि जो 11-11.5% अगर 2 घंटे का मतदान प्रतिशत है तो ये एक बेहतर मतदान प्रतिशत है। नहीं, बेहतर नहीं, बेहतर से भी ये बेहतर आप इसको मानिएगा। अगर आप 8 घंटे का मानिए और 11% या 10% मानिए, एवरेज यही लगाइए कि हर घंटे 10% हो रहा है, तो 80% तो ऐसे ही पहुंच गया। अगर ऑन एन एवरेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो फिर भी मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि 80-85% अगर पहुंचे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत शानदार प्रतिशत होगा। अगर 70 से ज्यादा यानी 75 से ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज हो तो सेटिस्फैक्टरी होता है, क्योंकि 100 तक जा पाना भी तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से आता हूं। स्क्रीन पर मैं एक और गेस्ट हैं आरके मिश्रा जी, वो उन्हें देख रहा हूं। आरके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ जयकरण जी जुड़े हुए हैं लगातार।
जयकरण जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आर के मिश्रा जी, एक कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शुरुआती 2 घंटे का वोट परसेंटेज जो रहा है वो लगभग 11-11.5% रहा है, और छत्तीसगढ़ में 1 घंटे का जो यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक वोट परसेंटेज रहा है वो लगभग 5-5.5% रहा है। कैसे देखते हैं इस परसेंटेज को? तौर पर ये प्रतिशत आप देखेंगे आगे बढ़ेगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। निश्चित देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में जो डेमोग्राफिक अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर तो है ही। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में जैसे पिछला भी जो ये 20 सीट के ऊपर में जो चुनाव इलेक्शन हुआ था, वहां पे वोटिंग हुई थी, उस समय में भी आप इनिशियल स्टेज पर आपने देखा होगा जो कि इसी तरह के प्रतिशत आ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में ये आपको थोड़ा सा बदलाव आएगा, नजर आएगा। लेकिन चूंकि शुरुआती अभी है दौर है, मुझे लगता है क्योंकि ये 12 बजे के बाद इसके प्रतिशत बढ़ने के आसार है। 12 बजे ये हमारा अनुमान है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जी। अभिषेक जी, आ रहा है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। अभिषेक जी, तो मेरा ये अनुमान है जो कि 12 बजे के बाद आप देखेंगे जो इसके जो प्रतिशत है ये बिल्कुल बढ़ेंगे। और जो 20 सीट के ऊपर में जो पिछला चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर में, और जो 70 सीटों के ऊपर में अब चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें भी लगता है जो कि 12 बजे के बाद ये प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। हाँ, ये अगर मध्य प्रदेश के साथ अगर तुलना करेंगे तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत है वो छत्तीसगढ़ की अपेक्षा ज्यादा रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और इसके में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत डेमोग्राफिक जो आप ये चेंज देख रहे हैं, ये सारी चीजें आती है, कहीं ना कहीं ऐसा असर तो करती है। लेकिन वोटर बहुत सजग है और बिल्कुल देखेंगे जो कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर में जो हमारे विपक्षी पार्टियां थी वो बहुत बदलाव की बातें कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता है जो कि कहीं पे भी बदलाव के आसार है। हाँ, यही चीज छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे भ्रष्टाचार का जिस तरह से हमने देखा, वहां पर किस तरह से भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी उसमें हमने देखा जो कि कितने घोटाले, इवेंट की मैं तो ये कहता हूं जो कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मरकाम जी, उन्होंने भी खुद आरोप लगाया था। इन्हीं के कैबिनेट के टी.एस. सिंहदेव जी, उन्होंने भी इस्तीफा बहुत सारे ऐसे विषयों पर दिया जो भ्रष्टाचार। ठीक है आर के मिश्रा जी, राजनीतिक बातें थोड़ी वक्त के बाद एक जरा कमेंट मैं जयकरण जी से भी ले लेता हूं। वोट परसेंटेज को लेकर के सेटिस्फैक्टरी मानते हैं कि अभी तक का जो वोट परसेंटेज रहा है? जयकरण जी, जनता को क्या लगता है प्रदेश की? देखे तो बातें हैं, छत्तीसगढ़ के पुनः सरकार हमारी बनने जा रही है, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को लूट करके अपनी सरकार बनाने का काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपने जा रही है। जिस प्रकार से भी तो ये हमारे मिश्रा जी का कहना था कि भ्रष्टाचार पर बात नहीं। अभिषेक जी, बड़ा दुख होता है कि इनको माननीय नरेंद्र सिंह तोमर का जो बेटा जयकरण जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। इस समय इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो पहले सुनवाते हैं। अपलोड की है जो अपने पास आई है, उसके हिसाब से जो स्टेट में अभी तक मतदान हुआ है वो 11.95% मतदान अभी तक स्टेट में हुआ है, जो अच्छा फिगर है। और उसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत, पुरुष मतदाताओं का 12.01% है, और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 11.89% है। जो सबसे ज्यादा मतदान जिस जिले में जो दिखता है, जो फिगर अभी 9 बजे तक की है, वो राजगढ़ में है 16.49%, और कम मतदान जो मैं देख पा रहा हूँ इंदौर में है 6.21%। तो ये लगातार मतदान चल रहा है, और कई मतदान केंद्रों पे काफी अच्छी लंबी कतारें भी हैं। तो मेरा मानना है कि जैसा हम लोग कल भी आपसे बात कर रहे थे, और उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे मतदान ये आगे बढ़ता जाएगा, एक बार हम लोग 4 बजे फिर आपको ब्रीफ कर देंगे, और बीच बीच में वेबसाइट से या सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे, और अंतिम रूप से फिर हम आपको बताएंगे कि मतदान कितना हुआ। एक एक करके मैं बता देता हूँ।
मुरैना में, दिमनी में, मिरघान गांव में ऐसी खबर कुछ चैनल्स पे चली थी कि वहां गोली चली है। कलेक्टर से बात हुई है, कलेक्टर ने स्वयं मिरघान पोलिंग स्टेशन नंबर 146 और 147 है, एक सेकेंड में बता देता हूं आपको। मैंने खुद भी उसको शेयर किया है आपको। गांव का नाम है मिरघान। तो चलिए, ये आंकड़ा बड़ा ही दिलचस्प है कि वोटिंग में महिलाओं का परसेंटेज काफी ज्यादा अभी तक का रहा है शुरुआती 2 घंटे का। हम लगातार इसी खबर पे बने हैं, हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के महाभारत की। जी हां, 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका है। सिर्फ उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट जाएंगे, यह कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकुल नाथ को पोलिंग स्टेशन पर जाने से रोक दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जबरदस्त एक तरीके से कहें तो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अब इसमें जो जानकारी है, नकुलनाथ को पोलिंग बूथ पर रोक दिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। अब उनका यह कहना है कि सिर्फ उम्मीदवार या तो पोलिंग एजेंट, उसके अलावा कोई और पोलिंग बूथ पर नहीं जाएगा। दरअसल देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जब दिन वोटिंग का हो तो उस दिन सबसे पहले पूजा अर्चना, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल। कैलाश विजयवर्गीय की जो तस्वीर है वो वोट डालने के बाद की है, लेकिन बाकी नेताओं को अगर आप देखें तो वो आपको, कमलनाथ भी पहले मंदिर में दर्शन करने गए, उसके बाद उन्होंने वोट डाला। देखिए, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे कमलनाथ और उन्होंने मतदान किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान को आप देखें, नर्मदा नदी की पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उससे पहले वो महिलाओं से मिले। प्रहलाद सिंह पटेल एक बार फिर से नर्मदा के तट पर पहुंचे, उन्हें पूजा अर्चना की। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जयकरण जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जयकरण जी। अक्षय की देखिए, अभी मिश्रा साहब का कहना था, मिश्रा साहब ने मोदी, भ्रष्टाचार और विकास पर चर्चा करना था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का विकास हुआ, इससे बड़ा विकास तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। जिस प्रकार से, बोलिए जयकरण जी, बोलिए। जयकरण जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जयकरण जी के साथ हम जुड़ते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे जयकरण जी। लेकिन उससे पहले अब ए.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी चुनाव आयोग की, 11.95% ओवरऑल वोटिंग, लेकिन इसमें जब पुरुषों और महिलाओं को बाइफरकेट किया गया तो पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज महज 12 से 13% और महिलाओं की 88 के आसपास। मतलब ये बड़ा दिलचस्प है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कितना सुखद संयोग है कि अभी भारत सरकार ने, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जितने और भी विपक्ष के सांसद थे सभी ने वोटिंग की थी और महिला वंदन बिल पास हुआ था। तो इन सब प्रयासों के कारण आज वाकई में जो महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए वो मिल रहा है और महिलाओं को जब ये सुरक्षा और सम्मान दिया जाता है तब वो उत्साहित होती हैं और उसकी परिणति आपको दिख रही है कि आज महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ मेल वोटर्स, पुरुषों के जो है अगेंस्ट अगर देखा जाए। हमारा समाज, हमारी सरकार, संसद जो आज प्रयास कर रही है, यही तो महिला सशक्तिकरण है। मेरे ख्याल से महिला सशक्तिकरण बिल पास होने के बाद सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर आपको क्या होगा महिला सशक्तिकरण का, तो ये चुनाव है। यहाँ पे क्या खुद बता रहे हैं कि महिलाओं का वोटिंग परसेंट सुबह ही 88% है और पुरुषों का बहुत कम है। तो उत्साहवर्धन इसी तरीके से किया जाता है
अच्छा, न कि इस तरीके से जैसे विपक्ष की पार्टियां जी हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं है। आत्मसम्मान अगर दिया जाता है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वो होता है, पॉजिटिव तरीका वो होता है सशक्तिकरण का, और उसकी परिणति यहाँ पे दिख रही है, ये उसका रिजल्ट है। वो भी ए.के. मिश्रा जी तब जब हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे महिलाओं को सबसे पहले उठ करके चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। उसके बाद हमने ये देखा है, जो मैं अपने करियर को अगर देखूं 10-12 साल से जब मीडिया को देख रहा हूं, या उससे पहले अपने निजी जीवन में भी मैंने देखा है कि वोट डालना है तो पहले महिलाएं घर का नाश्ता बना ले, खाना बना ले, उसके बाद दोपहर में आराम से, जब उनके लिए आराम का वक्त होता है उस टाइम में वो जाकर के वोट डाल के आएंगी। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सुबह सुबह इस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, एक बदलाव आप देख रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में? देखिए, ये इतनी बड़ी जागरूकता मैंने आपको बताया, जब आप आत्मसम्मान किसी को प्रदान करते हैं, ये बड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट है जो कि समझना चाहिए, ये सनातन का कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी को आत्मसम्मान प्रदान करते हैं तो आत्मसम्मान प्रदान करने के बाद उनके अंदर जागरूकता आती है, और ये जागरूकता का परिणाम है कि महिलाएं आज प्रायोरिटी अपनी डिफाइन कर रही है कि वोटिंग के दिन हमारी प्रायोरिटी चूल्हा चौका नहीं है, आज वोटिंग के दिन राष्ट्र निर्माण का समय है, तो हमारी प्रायोरिटी जाकर के वोट देना है। सरकार किसी की बने, बधाइयां मेरी सभी को है, अग्रिम बधाई मैं देता हूं, लेकिन ये प्रयास जो होते हैं, तो महिला बंधन आप देखिए लगातार 5 सालों से 10 सालों से विभिन्न तरीकों से चल रहा है। समाज में हिस्सेदारी, सरकार में हिस्सेदारी हो रही है, चुनावी प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। ये एक जागरूकता, एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है भारत की महिलाओं के अंदर, जिसके कारण आज इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की कि चाय बनाना, किचन का काम करना, ये आज हमारी प्राथमिकता नहीं है। राष्ट्र निर्माण के काम में महिलाएं सदैव से आगे रही हैं। इतिहास में सैकड़ों ऐसी महिलाओं का उदाहरण दूंगा जिन्होंने परिवार वगैरह छोड़ के, जब राष्ट्र के ऊपर संकट आया, राष्ट्र निर्माण की अगर बात हुई है, तो उन्होंने प्राथमिकता हमेशा राष्ट्र निर्माण को दिया है। बिल्कुल, ये उसी का उदाहरण है हमें आज जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अब यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा आर.के. मिश्रा जी। देखिए, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ये तो तय है, लेकिन इन सबसे परे हट करके अगर मैं आपसे समझना चाहूं, जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना इलेक्शन कमीशन के कि 12% जो मतदान हुआ है उसमें 88% महिलाएं हैं और महज 12% पुरुष हैं। क्या हम उस दौर में अब जा रहे हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी आने वाले भविष्य में हम लोकतंत्र में काफी ज्यादा देख रहे हैं? अभिषेक जी, यहाँ पर ए.के. मिश्रा जी बहुत ही मजे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्योंकि मैं बहुत बार हम लोग डिबेट में बैठ चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से इस चीज को विश्लेषित कर दिया है। सही बात है, जैसे आपने देखा होगा, मैं कहीं अब जैसे आपने कहा जो कि आज हम लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे, ठीक बात है, आज लोग राजनीतिक बात नहीं करके हम लोग आज जो राज्य के जो वहां पर हम आज चुनाव है, लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करना है, क्योंकि आज तो वोटिंग का दिन है। निश्चित बात है, ठीक बात। 2014 से पहले आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से महिलाओं का जो आत्मसम्मान की बात पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं जो कि नहीं होता रहा है, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से हमने अपने माता और बहनों का जिस तरह से एक रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने उनको मौका दिया है हर क्षेत्र में, आप देखेंगे निकाय चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जगह आपने अभी देखा संसद के अंदर में हम लोगों ने जिस तरह से महिला आरक्षण की बात हो रही थी, तो महिला आरक्षण में भी उसी तरह का, जब आत्मसम्मान आप किसी को देते हैं और जब ये समझते हैं जो कि नहीं, आपकी भी भागीदारी इस लोकतंत्र के अंदर में उतनी ही महत्व रखती है जितनी महत्व क्या एक पुरुषों को होती है। तो जब इस तरह के आत्मसम्मान, इस तरह की रिप्रेजेंटेटिवनेस अगर आप देते हैं किसी भी समाज में, तो निश्चित तौर पर आप बदलाव जरूर देखें। और यही बदलाव आज हमें लग रहा है जो कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें भागीदारी जो किसके में कहते हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने जैसे जाना है, जो 88% हमारी माता बहनों ने वोटिंग किया है। तो आज वो चीज नहीं है जो कि आज हम जलपान पहले बना लें या हम लंच पहले बना लें, आज वो दिन नहीं है। आज वो दिन है जो कि आज हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, जिसके ऊपर में हमारा विश्वास है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज वो बढ़ चढ़ बिल्कुल ये है कि हमने सिर्फ एक बात कही है
कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आज उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि क्यों हमने कहा है महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ेगी, हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। जयकरण जी, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि महिलाओं की भागीदारी आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। राजनीतिक चीजों को छोड़ दें, क्योंकि एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ती है, इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा, इससे हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, क्योंकि 12% में 88% महिलाओं ने अपना वोट डाला है। एक ठीक बात इस प्रकार से भी रहे थे कि 2014 के पहले देश में महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से होता था, लेकिन मोदी जी ने बहुत सम्मान दिया। ठीक कहा इन्होंने कि देश के लिए मेडल लाने वाली वो बेटियां जो हमारे तिरंगे को ऊंचा करने का मेडल लाने, ये देश की गौरव, इसको माननीय मोदी जी जब जीत कर वो सेल्फी लेते हैं, होने का वचन, सुरक्षा का वचन देते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसी ताकतवर तो अपने लिए न्याय के लिए जंतर मंतर पर हटा दिया जाता है और लाठियों को लेकर खड़ाने का काम किया जाता है कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता की क्या कहनी, संघ एक बार भी के सम्मान में एक नहीं बोल पाया। कि मैं बताता हूं, आज बेटियां देश जानती, देश की महिलाएं मोदी जी की बहन जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा था कि अपनी आपको धारदार करके, क्योंकि माननीय मोदी 400 का सिलेंडर 1200 में देश की महिलाओं और बेटियों को देने का जो काम किया है, इससे उनको बदलना चाहती है। देश की बेटियां और महिलाएं जानती हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार में हमारी सुरक्षा, हमारे हकों की बात नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि संघ द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी है और संघ कभी भी महिलाओं के हित में कभी नहीं रहा है। उसकी विचारधारा, उसकी रीत नीत, उसकी जो सोच है, जयकरण जी, ये किस आधार पे, मतलब ये किस आधार पे, इसलिए ये जो आप कह रहे हैं किस आधार पे कि आरएसएस जो है उसकी विचारधारा ही नहीं है महिला सम्मान की, ये मतलब किस आधार पे? अरे अब शेष जी, आप कैसे, आपने देखा कभी भी महिला के प्रति आरएसएस का कोई सम्मान पूर्वक कोई कार्यक्रम देखा, या आरएसएस में मुख्य पदों पर उसने आपने देखने का काम किया, या महिलाओं के शिक्षा के प्रति उसने बढ़ावा देने का काम किया? मुझे याद है कि अभी हाल में आरएसएस के सबसे बड़े कार्यक्रम में महिला को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया। आरएसएस ने महिला को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। मेरी बात सुनिए, क्या ऐसा आप तो ये भी समझ सकते हैं ना, मोहन भागवत मदरसा भी जाने का काम किए। मोहन भागवत जी, वह मोहन भागवत तो फिर वहीं घूम करके आदिवासियों और संस्कृतों को हम भविष्य की बात कर रहे हैं, करते हैं, वो मदरसे भी जाने का काम करते हैं। ठीक है जयकरण जी। एके मिश्रा जी इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन एके मिश्रा जी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटता हूं तो फिर आप इस पे रिप्लाई कीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दे दें, जहां नैनीताल में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में करीब 6 से 7 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ओखलकांडा में खाई में एक कार गिरी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं, जहां नैनीताल में भीषण सड़क हादसा सामने आया है और 6 से 7 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 7 लोग घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा ओखलकांडा में खाई में एक कार गिरी है, जिसकी वजह से अभी तक जो जानकारी है 6 से 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के ओखलकांडा में एक बड़ा सड़क हादसा, जिसमें करीब 6 से 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। 19 नवंबर को दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। दिल्ली में छठ पूजा पर नहीं बिकेगी शराब। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है। तो देखिए, छठ के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाई के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई है।
और ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 19 तारीख को, जिस दिन पहला अर्घ है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उस दिन दिल्ली में ड्राई डे रहने वाला है। और चलिए अब हम बात करते हैं वापस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो 70 विधानसभा सीट, यहां कुल 90 विधानसभा सीट हैं। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान पहले हो चुका है और आज 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले जो चर्चा हो रही थी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। अब ए.के. मिश्रा जी उस पर एक रिप्लाई करना चाह रहे थे, आप रिप्लाई कर लीजिए। ए.के. मिश्रा जी, देखिए, शुरू में ही आपने डिबेट की शर्तें रखी थी कि ये डिबेट राजनीतिक नहीं होना चाहिए था, और हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे थे, हम सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। महिला महिला होती है, उसको पार्टियों के बीच में नहीं बांटना चाहिए। कांग्रेस के मित्र इसको राजनीतिक लेके चले गए हैं कि जी महिलाओं का सम्मान केवल ये करते हैं। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस करती है, लेकिन केवल एक महिला का करती है। जहां पे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे। इनके लिए महिला का सम्मान केवल एक ही महिला का सम्मान है कि सारी कैबिनेट जो है हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए एक महिला के साथ। तो इस तरह की बातें मत करिए, ये सनातनी है नहीं तो सनातन के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझेंगे। ये 500 रुपए का सिलेंडर, ये वो कोई भी पार्टी करे, आत्मसम्मान दूसरी चीज होती है और ये सब सुविधाएं लालच वगैरह ये दूसरी चीज होती है। तो मैंने बात आत्मसम्मान की है। 88% जो 80% आपने दिखाया कि महिलाएं घर से निकल रही है, ये इन सब चीजों के कारण नहीं निकल रही है। ये आत्मगौरव, आत्मसम्मान और राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो जागरूकता आती है, महिलाओं ने ये समझा कि हाँ वोटिंग से ही हम जो है राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ये जागरूकता आई। तभी उन्होंने आज की दिनचर्या में प्रायोरिटी डिसाइड की कि वोट देना हमारी प्रायोरिटी है कि घर का काम करना। घर के काम को उन्होंने सेकेंडरी रखा और वोट देना उन्होंने प्राइमरी प्रायोरिटी डिसाइड की, और जाकर के 80% 88% महिलाएं अपना वोट दे रही हैं। इस तथ्य को समझिए। राजनीतिक बातें हम चुनाव के बाद करते रहेंगे। हमारी शुभकामना आपको भी है ताकि आप मन में कोई द्वेष न रखें। जयकरण जी इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में जयकरण जी बोल लीजिए। अब से जी कितनी हास्यास्पद बात है। अभी ये भाजपा के साथ थी जो ए.के. मिश्रा जी, बस आ गई बात भाजपा कांग्रेस। सर अब ये तो देखिए, उन्होंने तो आपको भी शुभकामनाएं दी कि क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं कि जीतेगी एक ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अभिषेक जी, मैंने जो कहा उसका जवाब इनके पास है तो इनको देना चाहिए। नहीं, वो तो बीजेपी से मैं ले लूंगा, वो उसका जवाब तो मैं बीजेपी से ले लूंगा। देश की संस्थाएं देश में करके माननीय मोदी साहब ने, हम तो हमारे जो की सरकार चला रहे हैं। जयकरण जी, आपके जो सवाल हैं वो बीजेपी से है, मैं बीजेपी से उसका जवाब ले लूंगा। आर.के. मिश्रा जी उसका जवाब दे देंगे। नेता बनकर काम करने का काम करेंगे। देश की बेटियों के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ठीक है। वो आपको महिला बिल जो पास हुआ था उसमें विपक्ष के लोगों ने भी मतदान दिया था, उससे आप जयकरण जी ए.के. मिश्रा जी को आपने सुना नहीं लगता है सही से। ए.के. मिश्रा जी ने क्या बोला था? उन्होंने तो क्लियर बोला था कि इसमें सभी सांसद, जिसमें ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, सभी सांसद जो संसद में बैठे थे सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। तो वो तो सभी अब पार्टियां उसका क्रेडिट ले वो एक अलग चीज है, ठीक है। आर.के. मिश्रा जी अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जयकरण जी ने बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर के, लेकिन मैं बार बार ये समझना चाह रहा हूं, मैं बृहद परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा हूं कि महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ रही है तो इससे तो हमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल खुश होना चाहिए अभिषेक जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जयकरण जी बड़े ही उत्तेजित हो रहे थे। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। महिला सम्मान की बात जैसे आपने कहा, जो कि आज हम लोगों का डिबेट ही जो है सो गैर राजनीतिक होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, और उसी को मजबूत कैसे किया जाए और उसमें भी किसकी भागीदारी कितनी हो रही है महिला और पुरुष के अंदर में, हम इसी के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। हम बार बार यही चीज कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आत्मसम्मान, जैसे ए.के. मिश्रा जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, आत्मसम्मान की बात है। दूसरी बात, आप जब किसी को रिप्रेजेंट करने का मौका देते हैं, हमने देखा है क्योंकि इससे पहले निकाय चुनाव के अंदर
अभिषेक जी पहले देखा होगा निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए उतनी चीजें नहीं होती थी, बिल्कुल। उतना स्पेस नहीं होता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के अंदर, जिस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, तो मुझे लगता है जो कि एक तो वो भी चीज है, दूसरी बात आत्मसम्मान की अभी कह रहे थे जो कि महिला सम्मान, अभी हम लोगों ने जैसे कहा जो कि किस तरह से महिला आरक्षण के ऊपर में सबने वोटिंग कर, तो मुझे लगता है जो कि जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उस समय में आप लोग किस तरह से जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। महिला सम्मान की ही केवल बात नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि कहीं ना कहीं आप लोग राजनीतिक रोटी सेकने में भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है जो कि आज का डिबेट केवल गैर राजनीतिक हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है जो कि दर्शकों को भी अच्छा संदेश जाए। ठीक है। तो आज जो 88% की, जैसे हम लोगों ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने सुना 88% की अभी हम लोगों ने देखा जो, तो निश्चित तौर पर ये आत्मसम्मान की बात है भी अभिषेक जी, मैं बड़े ही बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आत्मसम्मान की ही बात है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। इसी के तहत आज हमारी माता बहनें बढ़ चढ़ करके पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करने के लिए आगे आती है। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, अब इसका एक बहुत बड़ा अगर हम कहें क्रेडिट तो वो चुनाव आयोग को तो भी जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अगर आप पोलिंग स्टेशन तक खींचकर ला रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अगर कहें तो चुनाव आयोग को भी देना चाहिए। योजनाएं ठीक है, सरकार ने बिल पास किया, सरकार अपने स्तर पर योजनाएं ला रही हैं, वो उनका काम है, लेकिन महिलाओं को वोट करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें पोलिंग स्टेशन तक खींच करके लाना, ये इसका कितना बड़ा क्रेडिट आप देना चाहेंगे चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को देना चाहूंगा, चुनाव आयोग के सारे कर्मचारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमने अपने बचपन में वो दिन भी देखे हैं जब चुनाव होते थे तो पोलिंग बूथ पे जो है न जाने क्या क्या ऐसी घटनाएं होती थी, बूथ लूटे जाते थे, खूब गुंडागर्दी और अराजकता होती थी। बिल्कुल। पिछले 5 सालों 10 सालों में केंद्रीय नेतृत्व ने जिस हिसाब से चुनाव आयोग को सुविधाएं दी, उनको सशक्त किया, उनको स्ट्रेंथन किया। एक चुनाव को संपन्न कराने में बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है, वोटिंग मशीन्स है, मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सुरक्षा के लिए पूरी प्लानिंग चुनाव आयोग इस हिसाब से करता है कि आप ये देखिए कि वो घटनाएं आज की डेट में पिछले 10 सालों से देखिए कहीं पे भी बूथ कैप्चरिंग की आपको घटना मुझे तो नहीं लगता है कि सुनाई दे रही है, या कहीं कुछ हुआ इक्का दुक्का को छोड़ के अगर कहीं हो गया हो। तो ये चुनाव आयोग वाकई में बधाई का पात्र है कि जिस हिसाब से उनको फैसिलिटीज दी गई, गवर्नमेंट ने जो उनको निर्देश दिए उस हिसाब से वो निष्पक्ष चुनाव करा रही है और बिना किसी हिंसात्मक कार्यवाही के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय चुनाव को हिंसा से मुक्त करना, हिंसा मुक्त प्रक्रिया जो है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय चुनाव आयोग। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और चुनाव आयोग को इसका क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।